नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के उस भारी भरकम और फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। एकदम लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि आखिर हमारे रिपब्लिक का असली स्ट्रक्चर है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पर सोचते हैं। जमीन का एक साधारण सा टुकड़ा एक काम करने वाले राज्य या देश में कैसे बदल जाता है? मतलब ऐसा क्या है जो एक जमीन को एक स्टेट बनाता है? सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे राज्य के तत्व, फिर भारत की 5 प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद न्याय के 3 रूप, फिर बात करेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुता की, और आखिर में देखेंगे प्रस्तावना की कानूनी स्थिति। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, राज्य के तत्व। देखिए, किसी भी राज्य के बनने के लिए मुख्य रूप से 4 चीजें चाहिए ही चाहिए। एक फिक्स्ड बाउंड्री यानी निश्चित भूभाग, वहां रहने वाली जनसंख्या, एक सरकार, और चौथी जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो सरकार संप्रभु यानी सॉवरन होनी चाहिए। यही वो इकलौता फैक्टर है जो बिहार या महाराष्ट्र जैसे किसी प्रांत को भारत जैसे एक पूर्ण राज्य से अलग करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संप्रभुता या सॉवरेनिटी असल में है क्या? इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। उस पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं है। बस यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ छोटे मोटे अपवाद होते हैं, बाकी राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, भारत की विशेषताएं। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि मूल रूप से हमारे संविधान में भारत की केवल 3 ही विशेषताएं बताई गई थी, लेकिन फिर 1976 में एक बड़ा बदलाव आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके बाद ये विशेषताएं बढ़कर 5 हो गईं। तो ये 2 नई चीजें क्या जुड़ी? पहली थी समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसका मतलब है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और आर्थिक गैरबराबरी कम हो। और दूसरी चीज जो जुड़ी वो थी पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। सीधा सा अर्थ है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म बिल्कुल एक समान होंगे। चौथी विशेषता है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन का वो मशहूर कोट तो आपको याद ही होगा, जनता की जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार। बस यही हमारे सिस्टम का आधार है। यहां देश चलाने की असली चाबी सिर्फ और सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में ही होती है। और 5वीं विशेषता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत और ब्रिटेन की तुलना कीजिए। भारत में जो हेड ऑफ स्टेट हैं यानी राष्ट्रपति, वो चुने जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है? वहां ये पद खानदानी या वंशानुगत होता है, राजा या रानी का। तो एक सच्चा गणराज्य वही है जो इस खानदानी सिस्टम को पूरी तरह से नकार दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, न्याय के 3 रूप। अब जब हमने राज्य की पहचान समझ ली है, तो बात करते हैं उन बड़े वादों की जो राज्य अपने नागरिकों से करता है। शुरुआत होती है न्याय यानी जस्टिस से। इसे 3 खास हिस्सों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट असल में 1917 की रूसी क्रांति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर इसे रियल लाइफ के नजरिए से देखें तो राजनीतिक न्याय का सीधा सा मतलब है वोट देने का अधिकार, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी, कोई भी वोट दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलकर हमारे संविधान के उन बड़े लक्ष्यों को पूरा करते हैं जो समाज में बराबरी लाने के लिए बनाए गए हैं। आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। न्याय के अलावा प्रस्तावना हमें कुछ और गारंटियां भी लेती हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेते हुए हमारा संविधान हमें 5 तरह की स्वतंत्रता या आज़ादी देता है। मतलब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप उन्हें कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपका विश्वास, आपका धर्म और आप कैसे पूजा या उपासना करते हैं, इन सब की आपको पूरी आज़ादी है। स्वतंत्रता के साथ साथ बात आती है समता यानी समानता की। इसे हम 2 तरह से देख सकते हैं। पहला है प्रतिष्ठा या स्टेटस की समानता, मतलब समाज में किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सबको इज्जत की जिंदगी मिलेगी। और दूसरा है अवसर की समानता, यानी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबको बराबर के मौके दिए जाएंगे। अब सोचिए, इन सारे अलग अलग वादों को एक साथ जोड़कर कौन रखता है? वो है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी।
इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये देश के सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना है। खैर, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि संविधान के पास ये सारी ताकत आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब है हम भारत के लोग। अमेरिका से प्रेरित ये मशहूर लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि इस संविधान की असली और सबसे बड़ी ताकत किसी और में नहीं, बल्कि सीधे सीधे हम और आप में, यानी देश के नागरिकों में ही बसती है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रस्तावना की कानूनी स्थिति। हमने फिलॉसफी की तो बहुत बात कर ली, लेकिन कोर्ट कचहरी में ये सब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस की तरफ देखना होगा, रघुनाथ राव मामला। इस केस से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आई वो ये थी कि प्रस्तावना नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब कि आप इसे सीधे तौर पर अदालत में लागू नहीं करवा सकते और ना ही ये सरकार को कोई डायरेक्ट पावर देती है। लेकिन जब भी संविधान के किसी शब्द के पीछे का असली मतलब समझना होता है ना, तो अदालतें रास्ता दिखाने के लिए इसी प्रस्तावना की तरफ देखती हैं। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारे गणतंत्र या रिपब्लिक की असली बनावट क्या है, इसमें किए गए वादे क्या हैं, तो एक नागरिक के रूप में इन महान आदर्शों को जिंदा रखने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है, सोचिएगा जरूर।